आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डबल इंटीग्रेशंस देखे, वो कार्टेशियन फॉर्म में भी देखे और पोलर फॉर्म में भी देखे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन सेम टू सेम हुई है, डबल इंटीग्रेशन की तरह है। लेकिन डबल इंटीग्रेशन को मैंने कहा था जैसे शॉर्ट में समझने के लिए आप उसे एरिया इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, मतलब किसी को एरिया टाइप की प्रॉब्लम होगी वो। डबल का मतलब 2 डायमेंशन, एक बार एक्स के अलोंग एक बार वाई के अलोंग। ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन हमेशा वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब इसमें 3 डायमेंशन होंगी, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन हमेशा आपको वॉल्यूम ही देगा, कुछ और भी दे सकता है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, अगर आपके पास मास पर एरिया है, मान के चले यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी बोल दीजिए इसे भी 3 डायमेंशन में। तो अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है और लगातार डेंसिटी चेंज हो रही है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन की हेल्प से आप उसे कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, थोड़ा एक दो चीज का आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल, अगर आपको फिगर देखना है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन मान के चलो कोई कोई भी है, कर्व क्या है वो हमें पता नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ एलिमेंट्री एरिया लेंगे, कुछ कुछ ऐसा। ये क्यूब है। अगर आपको क्लियरली देखना है तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो ये है ये बहुत छोटा है। ये क्यूब हो गया। पहले इस नीचे वाला, जो ये नीचे वाला फर्श है, इसका नीचे वाला फ्लोर है, इसको आप खींच के नीचे तक ले जाएंगे और जहां तक जा सकता है, ये तीसरी एक्सिस भी होगी, ऊपर जो भी लिमिट होंगी वो जाएंगे। तो जब आप एक बार इंटीग्रल कर दोगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक पिलर टाइप, जैसे आपने पिलर देखे हैं, चार कोने वाले, चार कोने वाले पिलर, ऐसे कोई बड़ी बड़ी इस टाइप के चार चार कोनों, जिसमें केवल समझने के लिए बता रहा हूं मैं। और यहाँ भी आप चौखट कर दीजिए इस टाइप की। लेकिन ये एक ऐसा पिलर होगा जिसमें केवल एक एक डायरेक्शन है, बाकी की दो डायरेक्शन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब जैसे पेज होता है ना, पेज में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, जैसे लाइन की तरह है। लाइन में कोई विड्थ नहीं होती है, ये माना जाता है। तो ये एक प्रकार से लाइन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन नेग्लिजिबल है। जैसे आप दूसरी बार इंटीग्रेट कर लोगे, जो इस साइड वाला फर्श, ये साइड वाला, ये साइड वाला आप खींच के जो भी सूटेबल लिमिट है, और इस साइड वाले को भी खींच के इधर ले जाएंगे, ये पूरा, तब आप ये बिल्कुल पेज की तरह बन जाएगा। जैसे आपका पेज होता है ना, कागज का पेज, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन जो मोटाई है वो नेग्लिजिबल होगी। मोटाई भी होगी लेकिन नेग्लिजिबल होगी, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल। तीसरी बार अब जो बच गया, आप आगे की तरफ भी इंटीग्रेट कर दीजिए, पीछे की तरफ भी, जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना है कर दीजिए। तो इस बार अब जो चीज़ आपको मिलेगी, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तो तीनों होंगे इसमें। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ 3 बार इंटीग्रेशन करने को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान के चलो आपको इवेल्युएट करना है, और फिर से डबल इंटीग्रेशन की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाने के लिए, जिस जो पैटर्न है आप उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आगे पीछे मत कर दीजिए किसी को भी। मान के चलो आपको ये निकालना है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में पहले से गिवन है आपको। अगर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी है तो आप तरीके से निकालिए, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको तो सीधे सॉल्व किया जा सकता है, इसने पहले वाई की दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हैं तो आप एक्स से स्टार्ट कीजिए, फिर वाई से, फिर जेड से, 0 to 2। मान के चलो ये इंटीग्रेंड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो लिमिट्स इसकी डी जेड डी एक्स डी वाई कर रहा हूँ मैं। लिमिट्स नहीं, लिमिट्स आपको गिवन है, तो ये पहले से ही लिमिट्स गिवन है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्स की लिमिट 2 बार लिख लिया है, मुझे ये लिखना चाहिए था कि जेड की लिमिट है ये तीसरी, वाई हो गया, एक्स हो गया, तो जेड भी हो गया, वाई एक्स और जेड।
तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है, सीधे आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 3 बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई के रिस्पेक्ट में है। अब इंटीग्रेशन 0 to 2, और जो इसको छोड़ के जो बच गया है वो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी जेड होगा। उसके बाद डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। आप इंटीग्रेट पहले जेड के ही रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर वाई के, फिर एक्स के। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 3, दूसरा इंटीग्रेशन 0 to 2। अब एक्स भी कांस्टेंट है तो एक्स जेड, वाई भी कांस्टेंट है वाई जेड, जेड तो कांस्टेंट है नहीं तो जेड स्क्वायर बाय 2, लेकिन 0 to 1 तक वेरी करेगा ये, और डी एक्स डी वाई। इसे बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 कर सकते हैं। कैसे, एक बार 1 रखोगे जेड की वैल्यू, एक बार 0 रखोगे। 1 रखोगे तो कुछ मिलेगा, 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो 1 रखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 रखा, 1/2, और डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब फिर क्या करेंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में इस बार इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 3, क्योंकि अगला इंटीग्रेशन क्या था, जो आपने स्टार्ट किया जेड से पहले स्टार्ट किया, उसके बाद अब एक्स से करेंगे, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 2, ये एक्स की लिमिट है। आप चाहें तो याद रखने के लिए यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है आप उसी ऑर्डर में कीजिए, और डी एक्स अंदर आ जाएगा, और जो बच जाएगा उसका डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 2, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई का वाई एक्स, और 1/2 का x/2 और dy। और इसकी लिमिट आपको 0 to 2 भी वेरी करनी है। 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 2 पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 2 4, 4/2 2 प्लस 2y प्लस, और फिर से x/2 मीन्स 1 dy। तो 3 + 2y मिल गया। तो 3 + 2y को आप फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3 का हो जाएगा 3y, 2y का हो जाएगा 2y² 2, और लिमिट 0 to 3। और फाइनली आप इसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 × 3 प्लस 2 × 3² डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी, 9 ये हो जाएगा, प्लस 9 ये हो जाएगा, टोटल 18। इस तरह से आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। आप ध्यान रखिए कि पहले किस किस की लिमिट रखी गई है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखो रैंडमली लिमिट उठा ली, जेड की यहाँ रखी, फिर एक्स की रख ली, फिर वाई की रख ली। पर आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप एक्स वाई जेड के ही ऑर्डर में रखिए, आप चेंज मत कीजिए। जब चेंज ऑफ इंटीग्रेशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल आप उसी ऑर्डर में चलिए जो जिस ऑर्डर में हम चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में है। आगे बढ़िए आप, अगला इंटीग्रेशन देखते हैं, थोड़ा इससे डिफिकल्ट करना। इवेल्युएशन ये मान के चलो, ये कैपिटल आई है, कैपिटल आई इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे देखो मैंने एक्स वाई कुछ नहीं कहा हुआ है, आपको गैस मार के बताना है कि इसकी लिमिट क्या है। तो जहाँ पे इस टाइप का होगा तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड ही मान के चलेंगे कि यूजुअली जो होता है। देखो मैंने कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि इसकी लिमिट क्या है, और जो फंक्शन इंटीग्रेशन करना है आपको वो ये करना है, इसको आप डी एक्स डी वाई डी जेड लिख लीजिए। अब इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, इससे सब कुछ पता चल रहा है। ये जो है ये एक्स और वाई का फंक्शन है आपके सामने पे, इसका मतलब ये वैल्यू जेड की होगी। यहाँ वाई जा चुका है, यूजुअली हम वही मान के चलते हैं ना, जो मैंने कहा स्टैंडर्ड हम क्या मानते हैं, वाई को एक्स का फंक्शन मानते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो जेड किसका हो जाएगा, एक्स और वाई का।
तो ये y का फंक्शन है, और जो ये है ये x का, तो ये लिमिट्स x की बाय डिफॉल्ट होंगी, ठीक है। पर किसी क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि सबसे पहले y की लिमिट हो, जैसे पिछला ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखिए जो लास्ट लिमिट होगी वो कांस्टेंट ही होगी हमेशा, ये लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी। और ये लिमिट x की कभी नहीं हो सकती है, ये भी x की लिमिट कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि खुद x का फंक्शन है। x की जो लिमिट होगी वो x का फंक्शन नहीं होगी। बाद में मैं मानता हूँ कि जब आप बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे वहाँ लिमिट भी वेरिएबल होंगी, लिमिट भी फिर से फंक्शन होगी, लेकिन अभी आप ये मान के मत चलिए। अभी आप ये मान के चलिए जो नहीं है, जो x का फंक्शन नहीं है वो x की लिमिट होगी। ये x का फंक्शन है, ये y का, और ये x और y दोनों का फंक्शन है, तो ये z की। तो इसको कैसे करेंगे आप? अब इसको करने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है आपने, जो कि हम करते ही आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, समझने के लिए अलग अलग रखना स्टार्ट कर लीजिए। कैपिटल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स, लेकिन इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई और z dz, इतना ही रख रहा हूँ। इसके बाद मैंने dx dy पूरे को भेज दिया है। और करने के पीछे रीजन सिंपल है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, दूसरा 0 to 1 माइनस एक्स। जेड का इंटीग्रेशन हमें पता है 1/2 होता है, उस 1/2 को हम बाहर भेज सकते हैं ऐसे। उसके बाद जेड स्क्वायर बचा रहेगा, तो जेड स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप, एक बार 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रखेंगे और दूसरी बार 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स वाई भी छोड़ दिया है, उसे आप जरूर इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इस फंक्शन में पहले से एक्स वाई जेड है। तो जेड को तो मैं अंदर ला गया था, लेकिन एक्स वाई छूट गया था, तो आप देख लीजिए। तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, 1/2 पहले वो लिख लेते हैं, x की लिमिट भी लिख लेते हैं। अब इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए इसे, a प्लस बी प्लस सी से मत खोलिए, केवल a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए। इसे अंदर भेज दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, इसे आप a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए। पहला फंक्शन हो गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हो गया वाई स्क्वायर, और माइनस 2ab मीन्स 2 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये क्यों किया मैंने, और इसके साथ अभी y भी मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये क्यों किया, इसको करने के पीछे जो रीजन है सिंपल है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो y के रिस्पेक्ट में होने वाला है, और x कांस्टेंट है, और एक x एक्स्ट्रा भी है, उस x को आप अंदर भेजो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 अब यहाँ पे हमने अलग कर ही दिया है, तो x कांस्टेंट 1 माइनस एक्स कांस्टेंट, तो हम आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, लेकिन ये y भी मल्टीप्लाई होना है, इसी y का तो इंटीग्रेशन होने वाला है। तो आप चाहे एक लाइन और लिख लीजिए जिससे थोड़ा अच्छा रहे, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस 2 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा dy, और dy के बाद ये पूरा क्लोज्ड x dx। तो इंटीग्रेट कर लीजिए आप, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन सबसे पहले y का वाई स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई क्यूब, तो वाई टू द पावर 4/4 माइनस 2 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो पहले से ही है, तो 1 माइनस एक्स जो है उसके साथ वाई क्यूब बाय 3 भी आ जाएगा, और इसके साथ ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स रखना है, और उसके बाद एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो कर लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, एक बार 1 माइनस एक्स रखिए। सबसे पहले देखिए लोअर लिमिट y की 0 है, जब भी रखोगे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में y है।
तो कुछ कब मिलेगा, जब एक्स जब वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स रखोगे। तो पहला वाला तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/2 हो चुका है, और -2 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/3 dx। इसके बाद ये सारे टर्म एक ही जैसे हैं, सिमिलर टर्म है, इनको सिंप्लीफाई, इसके साथ एक एक्स भी है, इसको मत भूल जाइए। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई 4 क्या है, कॉमन है। जो चीज़ उसके साथ एक्स भी कॉमन है, एक्स पहले से ही बाहर था, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 कॉमन है। जो चीज़ बच रही क्या है, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अलग से करके देख सकते हैं आप ये कितना आता है, तो करके देख सकते हैं आप 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। तो इन दोनों को तो आप आसानी से सम कर सकते हैं, ये 2/4 हो जाएगा, तो ये टोटल 3/4 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 1/12। और ये 2 पहले से है तो 1/24। ये आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ केवल बचेगा dx, x 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। इससे आगे कैसे करेंगे, इससे आगे सबसे पहले 1 माइनस एक्स को से बाहर लाते हैं, इसको, उसकी पावर 4 है, कोई पोलर वगैरह सब्स्टिट्यूशन से 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, जो फंक्शन बाहर आ जाए और आसान से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ए प्लस बी टू द पावर 4 यूज करना हमेशा उतना आसान नहीं होगा। तो अब सिंपल है, हमेशा वही सॉल्यूशन यूज कीजिए, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे 4 माइनस एक्स होता है, या कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, तो जैसे 4 माइनस एक्स होता तो एक्स इक्वल टू मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा रखता। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे 2 साइन थीटा, ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि हमें सिंपल फ्रैक्शन मिले, सिंपल फंक्शन मिले जो आसानी से बाहर आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर पाएंगे इसे, लिमिट वगैरह। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख लेता हूँ, x1 होगा तो पक्का थीटा π/2 होगा। x1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, साइन थीटा 1 तभी होता है जब π/2 होता है। साथ ही में x0 भी हो सकता है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 to π/2 हो गया। और आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा गामा फंक्शन का ही आएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम लिमिट 0 to π/2 ही होगी। 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर 4 पावर भी है तो कॉस टू द पावर 8 थीटा। उसके बाद dx 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फाइनली 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस टू द पावर 9 थीटा डी थीटा। और इसे गामा फंक्शन से किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 1/12 3 है ये, 3 मतलब, और ये 9 है, 9 से 8 आ जाएगा तो 2, 8 से फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और नीचे 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। तो आगे कितना लिखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए। 8642 यहाँ भी है, 8642 यहाँ भी है, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उसके बाद ये जितना भी आ रहा है वो बच जाएगा। तो एक 2 से ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 60। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए ट्रिपल इंटीग्रेशन ठीक ऐसा ही आएगा आपके पास जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं। इस टाइप का भी ट्रिपल इंटीग्रेशन हो सकता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
एक थोड़ा डिफरेंट ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। करने में तो आसान है, लेकिन आप देखिए इंटीग्रेशन कैसा, आई कह दीजिए इसे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to कोई लिमिट ए साइन थीटा और डी आर। उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to a² - r² डिवाइडेड बाई ए आर डी जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल पे एक थीटा आ गया, एक डी आर आ गया, एक डी जेड आ गया। करना आपने वैसे ही है जैसे मैंने पहले बोला है। आप सीधे 0 to π/2 डी थीटा को आंसर सॉल्यूशन मत लिख लीजिए, पहले ही करोगे तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले जो मैंने बोला हुआ है, बार बार रिपीट कर ही रहे, आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, डी जेड से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए। जो पहले है जेड की बाउंड्री या लिमिटेशंस या जो भी बोला लिमिट, उसके बाद आर की, उसके बाद थीटा की। तो जेड आर थीटा है, सबसे पहले जेड है उसी को कीजिए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोई चेंज नहीं, रहने दीजिए। डी थीटा भी रहने दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to a साइन थीटा डी आर रहने दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to a² - r² और साथ ही में आर डी जेड है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है r² 2 होता है। जो ये हमारे पास तीसरा फंक्शन बचा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r इंटू जेड। r²/2 नहीं होगा क्योंकि अभी हम डी आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, अभी डी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, आर जेड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आर जेड इसका इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट कहाँ से, 0 से a² - r² डिवाइडेड बाई ए तक जाएगा। अब डी जेड खत्म हो चुका है, आगे कीजिए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा रहने दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to a साइन थीटा ये भी रहने दीजिए। डी आर के रिस्पेक्ट में होना है इसने, लेकिन होगा कितना ये, आर तो वैसे भी है, जेड की जगह पे आप क्या रखेंगे, a² - r² डिवाइडेड बाई a -0। तो यहाँ पे डी आर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो कर दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा, आर के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे आप, सबसे पहले तो ए कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट है, उसे आप बाहर भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ कांस्टेंट है बाहर भेजना स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद क्या मिलेगा, a²r, तो a²r² 2 -r³ r⁴/4 और 0 to a साइन थीटा। अब जो बचा है केवल डी थीटा बचा हुआ है, वो मैंने लिख लिया है, तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया, 1/a इंटीग्रेशन 0 to π/2। जब 0 रखोगे तो दोनों में 0 है तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आप लिख लीजिए r = a साइन थीटा, तो a⁴ तो कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस a⁴ sin⁴ थीटा डिवाइडेड बाई 4 और डी थीटा। तो इन्हें आप गामा फंक्शन से कर सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या है, गामा फंक्शन ईजी है, तुरंत यूज किया जा सकता है। उससे पहले आप जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल a⁴ कॉमन है तो a³ हो जाएगा वो, जैसे ही बाहर होगा। साथ ही में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 2 से डिवाइड भी कर लीजिए, तो a³ 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या मिला आपके पास, 2 sin² थीटा माइनस a⁴ जा चुका है, sin⁴ थीटा और डी थीटा। तो गामा फंक्शन उनका यूज कीजिए, a³/4। बिना गामा फंक्शन के भी पहला इंटीग्रेशन किया जा सकता है, उसका आंसर π/4 आता है, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। इसका आंसर π/4 आता है। और ऐसे मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप sin² थीटा निकालिए, sin⁴ थीटा निकालिए, sin⁶ थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, 20 थीटा निकालिए इंटीग्रेशन गामा फंक्शन से। तो क्या आप पैटर्न पकड़ पा रहे हैं, तुरंत पैटर्न पकड़ लीजिए कि आगे का पैटर्न क्या होगा, आगे क्या आंसर आने वाला है। तो
जब आप कर लेंगे तो आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद आगे बढ़िए फिर, 2 पाई बाई 4 हो ही चुका है। इसके बाद ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, A² बाई 4 तो जा चुका है, बाहर जा चुका है वो। तो 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 के बाद 1 आएगा और पाई बाई 2 आएगा नीचे। और नीचे पैटर्न पकड़ दीजिए आप, 4 × 2। मीन्स पाई बाई 4 ही आएगा, लेकिन 3/4 टाइम्स आएगा। कैसे आया ये आपको पता होगा। आप होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन सबसे पहले 0 to π/2 sin² निकालिए, ठीक है। निकल गया तो sin⁴ निकालिए, फिर निकल गया तो फिर 6 निकालिए, निकल गया तो फिर 8 निकालिए, फिर 10 निकालिए और पैटर्न पकड़िए। तो जो साइन का हो रहा है वैसे कॉस का भी कीजिए, दोनों का गामा फंक्शन सही होना है। तो आप जैसे ये करेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं यहीं पे। अगर आप करें तो A³ बाई 4 तो ये है ही है, A³ बाई 4 बाहर है ही है। अंदर क्या में बचेगा, पाई बाई 2 यहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से कितना मिलेगा, -3π। तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा। 64। आप 64 भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़, अभी तो मैं अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए, अब इसका उल्टा करते हैं। अब तक मैंने क्वेश्चन दिया है, अब एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि जिसमें क्वेश्चन हमको बनाना है, लिमिट क्या रखनी है। अभी तक लिमिट रखी हुई थी, अब एक में लिमिट अब हम खुद बनाएंगे। इवेल्युएट आपको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x² ओवर द रीजन, ओवर द वॉल्यूम, जो बोले ओवर द वॉल्यूम या रीजन जो भी बोले, इनक्लोज्ड बाय, किस किस से इनक्लोज्ड है, x=0 से, y=0 से, और साथ ही में z=0 से, एंड x + y + z स्मॉल a से। x0 y0 z0 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, साथ ही में x + y + z एक प्लेन हो गया जो तीनों एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे काटता है। तो अगर आप चाहे उसका फिगर बना सकते हैं, कैसे दिखता है तो समझने के लिए मैं बनाऊँ। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द प्लेन की क्वेश्चन पढ़ी होगी। तो एक फॉर्म ये होती है x/a + y/b + z/c = 1। तो ए बी सी डिस्टेंस पे मिलता है। तो इसमें तीनों जगह के लिए है, तो ए यहाँ भी होगा, ए यहाँ भी होगा, ए यहाँ भी होगा। तो वो प्लान कुछ कुछ ऐसा होगा कि जो यहाँ से पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। ये एक्स एक्सिस हो गई, एक को वाई बोल दीजिए, एक को जेड बोल दीजिए, तीनों पे ए इंटरसेप्ट है। तो कुछ कुछ ऐसा वो प्लान, इन तीनों जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर का निकालना है हमको। तो इसको आप परफेक्टली कैसे बना सकते हैं, एक कागज को बिल्कुल काट के ट्राइंगुलर शेप में बनाइए जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और कमरे के किसी भी कोने पे रख लीजिए, एकदम कोने पे। ये कमरे का कोई भी कोना है तो रख दीजिए, एक एक की तरफ चला जाएगा, एक एक्सिस की तरफ, दूसरा दूसरे की, तीसरा तीसरे की तरफ। तो उस जो ट्राइंगल शेप का कागज आपने काटा हुआ है उसके अंदर का एरिया कितना है, एरिया नहीं यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वो कितना है वही इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पे x² को करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन x² है, सेम टू सेम करना वही है। तो कैसे करेंगे, अब आपको लिमिट्स डिसाइड कैसे करनी है वो ध्यान दीजिए। z कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये इक्वेशन आपके सामने पर है। z जाएगा, हमारा जो इंटीग्रेशन होगा क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। चलो सबसे पहले आप z की लिमिट लिखिए। तो z 0 दिया हुआ है, कम से कम 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, a - x - y। क्योंकि z की जो ऊपर की लिमिट है वो इस तिरछे के कारण जो है चेंज होगी। तो जो एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा वो यहाँ नीचे से
नीचे से और यहाँ तक का मिलेगा आपको जब एक बार इंटीग्रेट करोगे तो। पर ये यहाँ पे इस प्लेन के हिसाब से तिरछा होगा। इसमें केवल आपको लग रहा है लंबाई चौड़ाई है एक बार इंटीग्रेट करने के बाद, लेकिन ये ट्रू नहीं है, इसमें केवल लंबाई है। बाकी की जो दो डायमेंशन है एक्स की वाई की, वो बहुत छोटी हैं, और एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड तो आना ही आना है। दूसरी बार आप दूसरी साइड इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन आप ध्यान रखना, आप ये कर्व्ड सरफेस ये जेड वाला कवर कर चुका है, इसलिए वाई के लिए जेड का अब कोई रूल नहीं रह गया है। एक डायमेंशन में आप इंटीग्रेट कर चुके हैं। वाई के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई कहाँ से वेरी हो रहा है, जीरो से। हर चीज़ जीरो से वेरी और कहाँ तक वेरी होगा, ए माइनस एक्स तक, क्योंकि अब जेड रह नहीं गया है, उसके डायरेक्शन में आप इंटीग्रेट कर चुके हैं। इसलिए वाई भी गया इसमें से, एक्स भी गया, वाई भी गया। अब क्या बचा, अब केवल एक और चीज़ बची हुई है, वो है एक्स, तो वो जाएगा जीरो टू ए तक। कैसे, एक्स इक्वल टू जीरो की मान है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, एक्स इक्वल टू ए तक। क्यों जाएगा, क्योंकि वाई और जेड एग्जिस्ट नहीं करते, हम दो बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो उनको हटा दीजिए वहाँ से, उसी इक्वेशन से जो थी। तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा कैपिटल आई। अगर आप इसे समझ गए तो इसे इंटीग्रेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन जीरो टू ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का भी कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा केवल डी जेड का। तो जैसे डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, जेड, और वो हो जाएगा ए माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डी एक्स डी वाई। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं, सेम टू सेम, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए आप। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना, एक्स कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल वाई है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर, समझने के लिए, और डी एक्स डी वाई। एक इंटीग्रेशन और है जीरो टू ए माइनस एक्स। ये क्यों किया, ये इसलिए सेपरेट किया क्योंकि इससे वेरिएबल अलग हो गए, कांस्टेंट अलग हो गए। तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन कितना है, ए एक्स स्क्वायर का तो कुछ इंटीग्रेशन होगा नहीं, केवल वाई आएगा, क्योंकि वो पूरा कांस्टेंट है। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे वाई मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, और अब केवल डी एक्स बचा है, ये जाएगा जीरो टू ए माइनस एक्स। वाई इन तीनों में है, इसलिए जीरो रखने पे कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा आपको, केवल जीरो टू ए एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यूब ए माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब हम इतना सिंगल इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ये क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है, इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लास 12th लेवल के क्वेश्चन हो चुका है, और इससे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन तो हम वैसे भी कई बार कर चुके हैं, इसे आप खुद कर लीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, और फाइनल क्वेश्चन क्या है कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है। स्फीयर क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ठीक वैसे जैसे सर्कल होता है। स्फीयर हर ऑक्टेंट में, 3D में आपने ऑक्टेंट पढ़े होंगे, सारे के सारे ऑक्टेंट में सिमेट्रिकल ही होता है वो, चाहे आप फर्स्ट लें, सेकंड लें, थर्ड लें, 4 5 7 8, टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, सब में सिमेट्रिकल। तो अब स्फीयर को पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा दिखता है वैसे बना, ऑक्टेंट में जैसे दिखता है वैसे बना रहा हूँ। ये थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया, ये ऐसा लग रहा है लेकिन है स्फेरिकल है, ठीक है। मैं इसका 1/8 कर रहा हूँ। 1/8 का मतलब है, आप किसी संतरे को काट के देखो, ठीक 8 बराबर टुकड़े करना उसके। अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक कर्व डी बनाना है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये डिस्टेंस भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी होगी, ध्यान रखना। आपने क्या किया हुआ है, एक संतरे को पहले खड़े में काटना,
फिर दूसरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग करना, 4 टुकड़े हो गए संतरे के, जैसे कि आप लोग करते हैं। उसके बाद बीच में से काटना। तो जब आप बीच में से काटोगे उसके बाद ऐसा मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, ये सारी डिस्टेंस ए ही है। तो ये वॉल्यूम अगर आपको निकल गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसके अंदर आप एक एलिमेंट्री वॉल्यूम बनाइए किसी जनरल पॉइंट पे। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ पूछी गई है, वो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था। क्वेश्चन ये हो सकता था कि इसका मास निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, कुछ और निकालिए। तो करना सारा वही है जो कि मैं पहले बताया। एक पॉइंट पी है, उसका वॉल्यूम कितना है? पॉइंट पॉइंट पी का वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना। पॉइंट पी पे जो एलिमेंट बहुत छोटा हमने ये बनाया हुआ है क्यूब, जिसकी सारी साइड डी एक्स डी वाई डी जेड है एक एक करके, उसका वॉल्यूम कितना होगा? डी एक्स डी वाई डी जेड। पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो नीचे वाला फर्श है, इसका नीचे वाला फ्लोर है, उसको नीचे तक खींचिए, यहाँ तक आ जाएगा वो। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए ऐसे कुछ कुछ और ऊपर तक। लेकिन ऊपर इसका जो है यूं तिरछा ही होगा, क्योंकि ऊपर की लिमिट वेरिएबल है। तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा, y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में जब आप इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से जहाँ तक भी y की लिमिट है, तो इसे मैं x एक्सिस मान रहा हूँ, इसे y एक्सिस मान रहा हूँ, इसे z एक्सिस मान रहा हूँ। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, तो पीछे की तरफ खींचिए 0 से और आगे तक आए। आगे की एक साइड कर्व्ड है, दूसरी कर्व्ड सरफेस ये कवर कर चुका है। 0 से कहाँ तक वेरी करेगी? इसमें z अब 0 हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और तीसरी बार आप x 0 कहाँ है? इस प्लेन में, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू ए, और इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए सिमेट्री आर्गुमेंट से, वो वॉल्यूम होगा। तो इससे आगे कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पर एक दो स्टेप मैं कर लेता हूँ, उससे आगे मुझे विश्वास है आप लोग कर लोगे। 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, और जेड की जगह लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा लिखिए इसे, डी एक्स डी वाई। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? सिंपल रीजन है, क्योंकि वाई वेरिएबल है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसे आप सी स्क्वायर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। अगर आपको डिफिकल्टी होगी समझने में तो सी स्क्वायर मान के चलिए, नहीं हो रही तो सीधे आगे बढ़िए। स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर होता तो वाई बाय टू स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स वाई बाई सी, वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें वेरी करेगा y कहाँ से? 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और उसके बाद डी एक्स बचा रहेगा। यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में इसलिए नहीं बताया, सीधे फॉर्मूला यूज इसलिए किया क्योंकि क्लास 12th लेवल का फॉर्मूला है और हम इन्हें काफ़ी टाइम से करते ही आ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू ए कितना? y की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रखोगे तो पहला तो ऐसे 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा 0। इसकी साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा वो। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन पाई बाय 2 1 होता है, इसलिए ये क्वांटिटी सर्वाइव कर जाएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 2 आप लिख सकते हैं। लेकिन अगली बार अब आप 0 रखोगे माइनस y इक्वल टू 0 रखोगे तो पहले टर्म के जो पहला टर्म है y उसके कारण 0 होगा, और यहाँ साइन इनवर्स 0 के कारण 0 होगा, तो कुछ मिलेगा नहीं, छोड़ दीजिए। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसे। 8 है यहाँ पे
इंटू पाई बाई 4 बाहर आ चुका है, इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 और 0 टू ए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब एक्स 0 रखोगे तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4/3 पाई ए क्यूब। ये 3a³ बाई 3 लिखा जा सकता है, तो 2a³ बाई 3 आया, और 2 पहले से ही था, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और ट्रिपल इंटीग्रेशन में ऐसा आप कोई भी इंटीग्रल कर सकते हैं, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन को 3 बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप सिर्फ उनके ऑर्डर के हिसाब से कीजिए। आगे हम आने वाले लेक्चर में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आगे या आगे आने वाले किसी एक लेक्चर में। उसके बाद आपको जहाँ से कंफर्टेबल है वहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपली ऑर्डर चेंज कर दीजिए, जो आपका फर्स्ट फेवरेट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक्स में उन्हें कीजिए, उसी ऑर्डर में कीजिए जैसे में वो वेरिएबल्स की लिमिट गिवन है। थैंक यू।